हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में DFCCIL का हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। और ये जो पेपर था, ये हमारा ITI स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है DFCCIL का जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड थर्ड इलेक्ट्रिकल का, उसका हम यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में इसका जब हमने पार्ट 1 जो है इसका अपलोड किया था, तो हमने पार्ट फर्स्ट में कहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, 30 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया था। तो अब बाकी के हमारे जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन बचे हुए थे, उन क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ही प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे जाकर के पार्ट 1 में जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में सोल्व कर लिया था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है जिसको हम आज सोल्व करेंगे। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन आता है, डायक आर प्राइमरली यूज्ड एज। तो आपका जो डायक होता है, ये आपका प्राइमरली किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आपका एक डायक क्या होता है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है। तो डायक का हम किस तरह यूज़ करते हैं, ट्रिगरिंग की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि डायक हमारा ट्रिगरिंग की तरह यूज़ किया जाता है। या किसी भी डिवाइस को अगर हमको ट्रिगर करना है, यानी कि ऑन करना हो, तो हम डायक का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं डायक की, तो डायक की जो फुल फॉर्म होती है, वो डायक की फुल फॉर्म क्या होती है, आपका जो डायक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डायोड AC। क्या होती है, डायोड AC, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपका डायक होता है, ये कौन सा डिवाइस होता है, ये आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसकी डायक की, तो इसमें आपका जो गेट टर्मिनल होता है, वो गेट टर्मिनल आपका इसमें प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि उपस्थित नहीं होता। इसमें बस दो ही टर्मिनल होते हैं इसके, एक टर्मिनल 1 और एक टर्मिनल 2 होता है। इसमें आपका गेट जो होता है उसमें गेट अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं डायक के सिंबल की, तो यहाँ से आपको डायक का सिंबल कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। जो आपका डायक का सिंबल होगा वो यहाँ से कुछ इस प्रकार हमारा जो डायक का सिंबल हो जाएगा, ये हमारे पास डायक का सिंबल हो जाएगा, जिसमें आपका ये टर्मिनल T1 होगा और ये आपका टर्मिनल T2 होगा। इसमें आपका कोई भी गेट नहीं होता है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इज अ 5 layer bi-directional device which can be triggered into conduction by both positive and negative voltage at its anode and with both positive and negative triggered pulse at its gate। तो यहाँ से आपको कौन सा डिवाइस है जिसमें 5 लेयर होती है। तो हम बात करते हैं 5 लेयर वाले डिवाइस की। तो ये आपका क्या होता है, ट्रायक होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्रायोड की। जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ट्रायक की। तो ये होती है हमारे पास ट्रायोड AC, ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। उसी के साथ अगर बात करता हूँ, तो इसमें हमारे कितने 3 लेयर होती है और 3 टर्मिनल होते हैं। और इसमें कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसमें 3 तो क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं ट्रायोड के अंदर, और 5 क्या होती है, इसमें लेयर होती है। और ये आपकी लेयर किसकी होती है, NPN, इस तरह से आपके पास 5 लेयर होती है, N और P की। यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं ट्रायोड के सिंबल की, तो यहाँ से आपको ट्रायोड का सिंबल और डायक का जो सिंबल था वो सेम ही है। बस उसमें आपका डायक में क्या था, गेट टर्मिनल नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ट्रायक के अंदर गेट भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास इसका सिंबल हो जाएगा, ये हमारा पहला टर्मिनल, ये दूसरा, और इसमें साथ में ये गेट भी आ जाएगा। ये हमारा गेट हो गया, ये T1 टर्मिनल है और ये T2 टर्मिनल है। तो हमारे पास जो ये ट्रायक का सिंबल है, जिसमें आपका गेट भी अवेलेबल है, लेकिन डायक में क्या था, हमारे पास गेट अवेलेबल नहीं था। तो हमारा 5 लेयर वाला कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है हमारे पास ट्रायक होता है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ 4 quadrant ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन द थर्ड क्वाड्रेशन ऑपरेशन इज। तो जब भी हम 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं मशीन में, तो उसमें से आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारी मोटर वर्क करती है वो किस तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें मोटर किस तरह वर्क करती है हमारी, तो ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। ये क्या होता है हमारे पास, फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। और सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारे पास, फॉरवर्ड ब्रेकिंग मोड। ये हमारे पास क्या होता है, ब्रेकिंग।
अगर बात करता हूँ मैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी मोटर कैसे वर्क करती है, तो ये होता है हमारा रिवर्स ब्रेकिंग मोड। ये क्या होता है आपका ये होता है आपका रिवर्स मोटरिंग मोड। ये हो जाएगा हमारा रिवर्स मोटरिंग मोड। और हमारा जो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है हमारा रिवर्स ब्रेकिंग मोड। रिवर्स ब्रेकिंग। तो ये हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ से हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में मोटर किस तरह वर्क करेगी, रिवर्स मोटरिंग मोड की तरह वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रिवर्स मोटरिंग मोड। यहाँ से आप देख सकते हो रिवर्स मोटरिंग मोड हमारा फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एससीआर कंडक्ट एप्रिशिएबल करंट व्हेन इट्स विद रेस्पेक्ट टू द कैथोड। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हमारा एससीआर होता है वो कब ऑन होगा, जब हमारा एनोड टर्मिनल और गेट टर्मिनल जो कैथोड टर्मिनल है उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एससीआर होता है। तो यहाँ पे एससीआर का ये कौन सा टर्मिनल होता है हमारे पास, एनोड होता है ये, और ये कौन सा टर्मिनल होता है, कैथोड होता है। तो जब एनोड को पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, साथ ही जब हम गेट पे क्या करते हैं कोई पॉजिटिव बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है एससीआर ऑन कंडीशन में होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर बात करता हूँ मैं कैथोड के रेस्पेक्ट में, कैथोड के रेस्पेक्ट में हमने एनोड को और गेट को किस तरह की सप्लाई दी है, दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमारा कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड और गेट हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तभी हमारा क्या होता है एससीआर ऑन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, एनोड एंड गेट आर बोथ पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एन आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर हैज़ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ। तो यहाँ से आपको जो आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन होता है हमारा वो कितना होता है। तो अब अगर बात करता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन की, तो आइडियली कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन हमारा कितना आता है, 0 आता है। क्योंकि आपको पता है कि आइडियल कंडीशन का मतलब क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करता हूँ आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन की, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वोल्टेज में ड्रॉप हो रहा है, वो जो वोल्टेज में ड्रॉप होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब हमारा आइडियल कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन इन अ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज कॉल्ड। तो यहाँ से आपको जो एससीआर होता है उसको ऑन रखने के लिए जो मिनिमम करंट की रिक्वायर आवश्यकता होती है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, यानी कि वो मिनिमम करंट जिस करंट पे हमारा एससीआर ऑन बना रहे, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं। अगर उस करंट की वैल्यू से अगर एससीआर में कम करंट हो जाती है तो हमारा एससीआर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। तो उस करंट को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अब अगर बात करते हैं एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह एससीआर की हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कौन सा रीज़न होता है हमारा, तो ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कौन सा होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ये क्या होता है हमारे पास, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। और ये जो वाला रीज़न होता है, ये रीज़न हमारा कौन सा होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन रीज़न होता है। कौन सा होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन। कौन सा रीज़न होता है हमारे पास, फॉरवर्ड कंडक्शन रीज़न होता है। तो यहाँ पे अगर बात करता हम, तो यहाँ ये करंट हमारी कौन सी होती है, लेचिंग करंट होती है, इसको हम क्या लिखते हैं, आईएल। और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, होल्डिंग करंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेचिंग करंट जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और होल्डिंग करंट क्या होती है, कम होती है। यानी कि आपकी लेचिंग करंट ज़्यादा होती है होल्डिंग करंट से। अगर एससीआर के अंदर अगर होल्डिंग करंट से अगर हमारे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो हमारा एससीआर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि एससीआर को ऑन रखने के लिए हमको जो मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आवश्यकता होती है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग करंट बोलेंगे। यहाँ से आप देख भी सकते हो ग्राफ से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, होल्डिंग करंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अ जीनर डायोड शंट वोल्टेज रेगुलेटर। द डायोड रेगुलेट सो लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट इन एन कंडक्शन। तो आपको पता है जो हमारा जीनर डायोड होता है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं उसका,
एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हम जीना डायोड को यूज़ करते हैं। तो जब हम जीना डायोड का यूज़ करते हैं तो किस बायस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है या फिर रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो जब भी अगर हम जीना डायोड की बात करेंगे तो जो हमारा जीना डायोड होता है ये ऑलवेज हमारा किस किस रीजन में वर्क करता है, तो ये हमारा ऑलवेज रिवर्स बायस में जो है जो हमारा जीना डायोड है वो क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं जीना डायोड के सिंबल की, तो आपको जीना डायोड का सिंबल जो होता है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार का हमको जीना डायोड का सिंबल जो है वो देखने को मिलता है। ये हमारा एनोड टर्मिनल होता है और ये हमारा कैथोड टर्मिनल होता है। यहाँ पे अगर और बात करता हूँ मैं जीना डायोड में, तो हमारा जीना डायोड का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है तो वो कितना होता है, हमारा ब्रेक डाउन जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, ये होता है हमारे पास 6 वोल्ट से कम होता है। यानी कि 6 वोल्ट से हमारा इस जीना डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। और इसमें अगर बात करता हूँ मैं डोपिंग की, तो इसमें कौन सी डोपिंग की अगर बात करूँ मैं, डोपिंग, तो जीना डायोड में जो डोपिंग की जाती है वो कैसी की जाती है, हाई डोपिंग का यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा जीना डायोड, तो जीना डायोड जो हमारा प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो ये वर्क करता है हमारा टनलिंग के जो इफेक्ट होता है, यानी कि टनलिंग का जो हमारा प्रभाव होता है उस इफेक्ट पे, यानी कि उसके प्रिंसिपल पे हमारा जीना डायोड वर्क करता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रिवर्स बायस में हमेशा जीना डायोड हमारा एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। अब चलेंगे हम अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, Which of the following triggering method is most commonly used in silicon controlled rectifier। जो आपका SCR होता है, तो SCR में हम सबसे ज़्यादा जो ट्रिगरिंग यानी कि SCR को ऑन करने के लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, थर्मल ट्रिगरिंग, DV/DT ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग या फिर वोल्टेज ट्रिगरिंग। अगर हम बात करते हैं SCR में, तो सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है वो माना जाता है हमारा गेट ट्रिगरिंग। यानी कि जब हम गेट के थ्रू SCR को ऑन करते हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। बाकी आपके 3 ऑप्शन है, इससे भी हम जो SCR को ऑन कर सकते हैं, लेकिन इन 3 में से भी हमारा चारों में से हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वो कौन सा होता है, हमारा गेट ट्रिगरिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोटर लोड सिस्टम एज शोन इन फिगर बिलो। तो यहाँ से आपको मोटर और लोड का, ये आपका मोटर है और ये आपका लोड है, ये सिस्टम आपको ग्राफ में दिखाया गया है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ड्राइव टू डी एक्सेलरेट। तो यानी कि आपको मोटर को कम एक्सेलरेट यानी कि मोटर की स्पीड कम करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो आपको पता है अगर हम लोड अगर बढ़ा देंगे मोटर पे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर लोड का टॉर्क ज़्यादा कर देंगे तो मोटर का टॉर्क कम रखेंगे तो वो मोटर ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, डी एक्सेलरेट हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट के लिए TM मोटर का टॉर्क हमारा क्या होना चाहिए, लोड के टॉर्क से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ यहाँ से आपको ये इक्वेशन दी गई है तो यहाँ से आपको द प्रॉपर्टी इज नोन एज, तो आपको ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम क्या जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई x1 और y1 प्लस y2 ये होते हैं, ये अगर कोई हमारे पास नंबर है तो ये हमारे इसको अगर हम ये किसके बराबर होंगे, हमारे पास x1 y1 प्लस x2 y2। जैसे कि हम डिजिटल में पढ़ते हैं, डिजिटल में अलग अलग लॉ पढ़ते हैं जैसे, तो उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हमारे किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। उसी के साथ अगर बात करता हूँ मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस टाइप की होती है, अगर हमारे पास x1 प्लस y1 प्लस y2 ये, तो ये हमारा किसके इक्वल टू होंगे, तो ये हमारे बराबर होंगे x1 प्लस y1 प्लस y2। ये हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास a डॉट बी इज इक्वल टू होना चाहिए आपका b डॉट ए के बराबर होना चाहिए, या फिर अगर आपका a प्लस बी है तो ये आपका बराबर होना चाहिए b प्लस ए के। तो ये हमारे तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। तो यहाँ से अब हम चलते हैं क्वेश्चन में हमको कौन सी प्रॉपर्टी पूछी गई है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन मल्टीप्लाई एक्स ऑफ एन। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी दी गई है, यानी कि आपको ए डॉट बी यानी कि बराबर होना चाहिए बी डॉट ए। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द टू स्टार्ट डीसी शंट मोटर द टाइप ऑफ स्टार्टर यूज
इज ऑफ। तो डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम किस तरह के स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं 2 पॉइंट स्टार्टर की, तो जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, तो ये हमारा यूज़ होता है डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। डीसी सीरीज मोटर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर का। और डीसी शंट मोटर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 पॉइंट के लिए किसका यूज़ करते हैं, डीसी शंट मोटर का। और अगर मैं बात करता हूँ 4 पॉइंट स्टार्टर की, तो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो हमारा 4 पॉइंट स्टार्टर होता है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ होता है। तो हमारा ये मैंने आपको तीनों स्टार्टर के बारे में बता दिया। हमारा 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है डीसी सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है डीसी शंट मोटर के लिए, और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है हमारा डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो डीसी शंट मोटर के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 पॉइंट स्टार्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, The primary reason why an open circuit test is preferred on the low voltage winding of a transformer is that। तो जब हम लो वोल्टेज साइड पर जो ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो रेटेड वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है, रेटेड करंट फ्लो करती है। उस रेटेड करंट फ्लो करने के कारण हम क्या करते हैं, मेजरमेंट जो होता है हमारा, उसको हम इजीली कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ सफिशिएंटली लार्ज ऑन नो लोड करंट टू कन्वीनियंट रीडिंग। तो यहाँ पे जो हमारी ज़्यादा करंट फ्लो करती है, हाई करंट फ्लो करती है, जिससे हम इजीली मेजरमेंट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रॉ सिग्निफिकेंटली लार्ज ऑन लोड करंट फॉर कन्वीनियंट रीडिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करता हूँ ओपन सर्किट टेस्ट की, तो यहाँ से ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, तो ये हम करते हैं आयरन लॉसेस को ज्ञात करने के लिए। उसी के साथ ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, टर्न रेशो भी यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, द कनेक्शन ऑफ एनवीसी इन डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई इन सीरीज विथ। तो हमारी जो 9 वोल्ट कोईल होती है 3 पॉइंट स्टार्टर में, ये हमारे किसके अक्रॉस कनेक्ट होती है, किसके सीरीज में कनेक्ट होती है, तो ये हमारे शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर होगा। आपका फर्स्ट जो आंसर की में दिया हुआ है ये गलत आंसर है। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, शंट फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन हमारा, द कॉन्वोल्यूशन सम ऑफ एक्स ऑफ एन एंड एच ऑफ एन इज गिवन एज। तो यहाँ से बात करेंगे हम कॉन्वोल्यूशन सम। सबसे पहले हम अगर बात करता हूँ मैं कॉन्वोल्यूशन सम का सिंबल किस प्रकार का होता है, तो हमारा ये इसका मतलब होता है कॉन्वोल्यूशन का मतलब ये इसका सिंबल होता है, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि स्टार वाला जो सिंबल होता है कॉन्वोल्यूशन सम का मतलब होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यानी कि हमारा जो कॉन्वोल्यूशन सम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा अब, तो एक्स ऑफ एन मल्टीप्लाई, या फिर हम इसको स्टार कह सकते हैं, और एच ऑफ एन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशन सम हो जाएगा। यहाँ से आपको सम को देख करके दोनों को जोड़ना नहीं है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्वोल्यूशन सम का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, तो यहाँ से हमको इसको ध्यान रखना है कॉन्वोल्यूशन सम को। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100 kVA ट्रांसफॉर्मर हैविंग आयरन लॉस 900 किलोवाट एट फुल लोड एंड कॉपर लॉस ऑफ 1600 वोट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारा 100 kVA का ट्रांसफॉर्मर है और फुल लोड पे उस पर आयरन लॉसेस 900 किलोवाट होते हैं और कॉपर लॉसेस 1600 वाट होते हैं। तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की कब अकर्स होगी, यानी कि किस रेटिंग पे, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, वो निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास SM इज इक्वल टू SFL इंटू PI अपॉन PC। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कितनी रेटिंग दी हुई है, ये हमको दिया हुआ है 100 इंटू अंडर रूट आयरन दिए हुए हैं हमको 900 अपॉन कॉपर जो दिया हुआ है वो कितने दिए हुए हैं 1600। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए हमारे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू 3/4। तो यहाँ पे 3/4 कितना होता है हमारे पास, 75 होता है, 0.75। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 75 kVA। तो हमारे इस ट्रांसफॉर्मर की जो मैक्सिमम रेटिंग आएगी वो कब आएगी, 75 kVA पे आएगी। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 75 kVA। तो यहाँ पे हमारे इसकी मैक्सिमम रेटिंग कब आएगी, 75 kVA पे आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस हमारा इस क्वेश्चन का जो
सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा 75 kVA। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच टाइप ऑफ थ्री फेज मोटर स्टार्टर इज सुटेबल फॉर थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो जब भी हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो हमको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होती है, जब हमको रोटर साइड में क्या होते हैं रसिस्टेंस लगाने की सुविधा मिलती है। तो जब भी हम रोटर सर्किट में रसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, रोटर रसिस्टेंस स्टार्टर में ही हम क्या कर सकते हैं, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर का यूज़ करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज़। तो जो हमारी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम किस तरह के इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला ऑफ एन अल्टरनेटर इज गिवन बाय। तो यहाँ से आपको वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज रेगुलेशन ये क्या होता है हमारे पास, नो लोड वोल्टेज माइनस वी एफ एल यानी कि फुल लोड वोल्टेज अपॉन वी एफ एल इंटू 100। तो ये हमारे पास होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला परसेंटेज में। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारे पास इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा, ई नोट माइनस वी अपॉन वी नोट इंटू 100। ये हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन आता है हमारा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिक्स पोल अल्टरनेटर रनिंग एस 1500 RPM इज। तो यहाँ से आपको पोल दिए हुए हैं 6 और स्पीड दी हुई है 1500 RPM। तो यहाँ से आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट करेंगे तो 120 फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करनी है और एन एस हमको कितना दिया हुआ है 1500 और पोल कितने दिए हुए हैं हमको 6। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी इधर चली जाएगी और ये हमारे पास इधर आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा 1500, ये हो जाएगा हमारे पास 1500 इंटू 6 अपॉन 120। तो ये 6 कम से 6 दूनी 12, ये 20, एक जीरो से एक जीरो गई हमारे पास और ये 2, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 75। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो कैलकुलेट होगी वो कितनी आ जाएगी 75 हर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर इज यूज टू ऑपरेट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जी उसमें हमको ये रोटर रेसिस्टेंस, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा स्टार्टर ये इन सभी की सुविधा नहीं मिलती है। तो उसमें हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइटनिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू। तो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं ये किसके पास लगाए जाते हैं, तो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर यूजुअली यानी कि ज़्यादातर कहाँ लगाए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के पास में। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द इंसुलेशन रेसिस्टेंस। तो आपका इंसुलेशन का रेसिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए हम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस आपको पता है, इंसुलेशन का रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, हाई रेसिस्टेंस होता है इंसुलेशन का, हाई रेसिस्टेंस। तो हम हाई रेसिस्टेंस को जो मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मेगर का यूज़ करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर बात करता हूँ मैं मेगर की, तो हमारे इस मेगर की स्पीड कितनी होती है, 160 RPM मेगर की स्पीड होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, what would be the result if the speed is controlled by variation of field flux control। तो यहाँ से आपको फील्ड फ्लक्स कंट्रोल अगर हम करते हैं तो हमको किस तरह की यहाँ पे वेरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये क्या होता है हमारे पास, ये होती है हमारे पास बेस स्पीड, और बेस स्पीड से कम पर अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है हमारे पास, बिलो बेस स्पीड। तो ये हमारे इस पर इस, और ये क्या होता है हमारे पास अबव बेस स्पीड। तो यहाँ से हमको बेस स्पीड से कम पर किस तरह का स्पीड कंट्रोल देखने को मिलता है, तो ये हमारा होता है आर्मेचर कंट्रोल। और यहाँ पे अबव बेस स्पीड की अगर बात करता हूँ मैं, तो अबव बेस स्पीड से ज़्यादा पर हमको कौन सा देखने को मिलता है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ये हमको बेस स्पीड पे ज़्यादा पर देखने को मिलता है।
तो अगर बात करता हूँ मैं बेस स्पीड पर कम पर, तो हमको कौन सा स्पीड कंट्रोल देखने को मिलेगा, आर्मेचर कंट्रोल के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो टॉर्क होता है, ये जो टॉर्क होता है हमारा, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और हमारी पावर जो होती है, ये क्या होती है, ये पावर जो होती है हमारी, ये क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पावर क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, और टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर बात करता हूँ मैं बेस स्पीड पे ज़्यादा पर, यानी कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड की, तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या हो जाता है, हमारा जो पावर हो जाती है ये तो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और अब हमारा टॉर्क जो होता है ये क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछा गया है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड के द्वारा हमको क्या मिलता है। तो हमको यहाँ से फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड के द्वारा क्या मिलता है, कांस्टेंट पावर और वेरिएबल टॉर्क हमको यहाँ से देखने को मिलता है। ये आपका टॉर्क है, तो कांस्टेंट पावर और वेरिएबल टॉर्क, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से जो पावर होती है ये क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट होती है, और जो टॉर्क होता है ये क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल होता है। तो यहाँ से हमको अब वो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में कांस्टेंट पावर और वेरिएबल टॉर्क देखने को मिलता है, और आर्मेचर कंट्रोल मेथड में जो हमारा टॉर्क होता है ये क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है, और जो पावर होती है ये क्या होती है हमारे पास, वेरिएबल होती है, वेरिएबल। तो यहाँ से आपका जो पूछा गया है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, तो इसमें आपसे जो पूछा गया है, तो इसमें आपको जो क्या होगा, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है वो एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। यहाँ से आपको क्या दिया दिया हुआ है, कांस्टेंट और वेरिएबल पावर ड्राइव, ये आपका होगा नहीं, वेरिएबल पावर ड्राइव ये भी नहीं होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल टॉर्क तो आपके दोनों ही जो कांस्टेंट नहीं होते हैं, और कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, आपका यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट नहीं होता है, पावर कांस्टेंट होती है। अगर यहाँ पे टॉर्क की जगह अगर पावर होता तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ से हमको टॉर्क दिया हुआ है तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का एक जो चार ऑप्शन है इनमें से आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि हमारे चारों ऑप्शन है इस क्वेश्चन के वो चारों ही गलत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज द स्किन इफेक्ट इज नोटिसेबल। तो यानी कि हमारा जो स्किन इफेक्ट होता है वो किस फ्रीक्वेंसी पर हमको नोटिस यानी कि देखने को मिलता है। तो जो अगर बात करता हूँ मैं स्किन इफेक्ट की, तो जो स्किन इफेक्ट हमको देखने को मिलता है हाई फ्रीक्वेंसी पर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा स्किन इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्किन इफेक्ट का जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्किन इफेक्ट इज इक्वल टू होता है हमारे पास पाई म्यू एफ और सिग्मा। ये हमारे पास क्या होता है, स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास उतनी ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, स्किन इफेक्ट होगा। तो स्किन इफेक्ट हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे हमको स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट इज यूज टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट लेवल इन एन सब स्टेशन। तो यहाँ से आपका जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के कारण जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करती है उसको लिमिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो उसको लिमिट करने के लिए हम सीरीज़ में क्या करते हैं, रिएक्टर लगाते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे, सीरीज रिएक्टर का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम रसिस्टेंस का जो यूज़ करते हैं वो इस वजह से नहीं करते हैं कि रसिस्टेंस में क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण रसिस्टेंस में क्या होगा, कंटिन्यूस पावर में लॉस होता रहेगा। और कैपेसिटर का इस वजह से यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो कैपेसिटर का जो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो हम रेसिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ किसका करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए रिएक्टर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर आर मूविंग कोयल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। तो अगर बात करते हैं मूविंग कोयल की, तो मूविंग कोयल का मतलब क्या होता है आपका, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी आपका किस पर वर्क करता है, तो ये आपका डीसी पर वर्क करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रीफर्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट मोस्टली यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो किसका यूज़ करते हैं हम, एल निको का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा, एल निको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ these कैन बी कंसिडर एज लीस्ट सिग्निफिकेंट फीचर वाइल सेलेक्टिंग ए मोटर फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप।
तो जब भी हम किसी सेंट्रीफ्यूगल पंप को के लिए किसी मोटर को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे कम हमको किस चीज़ को वहाँ पे नेगलेक्ट करके चलना होता है, यानी कि सबसे कम किसकी आवश्यकता होती है, तो वो होती है हमको स्पीड कंट्रोल की। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है, तो हमको इसमें स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, यानी कि हमारा वहाँ पे मेन कंसिडरेशन जो होता है वो स्पीड कंट्रोल नहीं होता है जब भी हम किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मोटर को सेलेक्ट करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ दीज आर द डीसी मोटर स्टिल प्रीफर्ड फॉर यूज़। तो आपकी जो डीसी मोटर है वो किसके लिए अच्छी प्रीफर मानी जाती है, तो ऑप्शन है आपका पेपर इंडस्ट्रीज, स्टील माइल एंड क्रेन्स ओनली, इलेक्ट्रिक एग्जीवेटर्स ओनली, और या फिर इन द इलेक्ट्रिक एग्जीवेटर एंड स्टील माइल एंड क्रेन। तो आपकी जो डीसी मोटर की जो अच्छी मानी जाती है तो ये आपकी मानी जाती है इलेक्ट्रिक एग्जीवेटर्स ओनली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मिनिमम डेप्थ ऑफ जंक्शन बॉक्स यूज इन रूफ स्लैब शेल वी। तो हम जो जंक्शन बॉक्स लगाते हैं तो उन जंक्शन बॉक्स की मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो जंक्शन बॉक्स की मिनिमम डेप्थ जो होनी चाहिए आपकी 60 mm होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे रिमेनिंग हमारे बचे हुए 30 क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो यहाँ से हमारा आपका जो पेपर था ये पूरा कंप्लीट होता है इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पार्ट 1 को भी देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।